and welcome everyone. Thank you for joining us for today's webinar. My name is Nitin Moore. I am Dean Academic in SECT College of Professional Education. As we all know that this time is difficult for everyone. During this period, working procedure has been changed in whole world. There have been also many changes in the field of education. In this field, everyone has adopted online method like online classes, online lectures, webinars, etc. In this scenario, today we are presenting a webinar on conflict management presented by Dr. Pawan Mishra sir. Now without further ado, I will introduce our today's guest and speaker, Dr. Pawan Mishra sir. Dr. Pawan Mishra is professor and head in Department of Commerce. He is Dean Faculty of Commerce in Barkatullah University. He is Chairman of Board of Studies in Barkatullah University. He has more than 29 years experience. His publications are 30 international and 16 national publications. He is author of 10 books. He visited Bangladesh in South Asia Peace Camp. He has been awarded by Chief Minister of MP, IG of Bhopal, and other societies for their active participation in social work. Now I stop my words and hand over mic to our principal, Dr. Satyen Khare sir. If you have any question during the presentation, please type them in question box. I will bring them after the presentation, and we will also have time for questions at the end. Khare sir, please proceed. And before proceeding, I would like to thank Dr. Raman sir also for their technical support. Khare sir, please proceed. डॉक्टर पवन मिश्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ आईसेट ग्रुप, स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइनली सेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, जिनके कॉल पे आप यहां पर आए और समय दिया। विषय बहुत अच्छा आपने दिया है, जिसको मैं लोगों को कहूँगा कि विषय की जो शुरुआत है वो सबके आसपास व्याप्त है, वो विषय सबके आसपास व्याप्त है। बड़ी बात नहीं होगी कहूँ कि उस विषय की शुरुआत अपने अपने घरों से ही थोड़ी बहुत हो जाती है। कुछ महसूस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। खरे सर, आपकी आवाज नहीं। खरे सर डिस्कनेक्ट हो गया सर। और बाकी पार्टिसिपेंट्स को कहिए कि वो म्यूट करके रखें। बाकी म्यूट ही है सर। बाकी म्यूट है सर, बाकी तो म्यूट करके रखा हुआ है। अरे सर, डिस्कनेक्ट हो गए। अरे सर आ गए हैं। क्या डिस्कनेक्ट हो गया था सर? जी हाँ, आपकी वॉइस चली गई। खर की आवाज आ रही है बीच में, कंटिन्यू। हाँ, मैं बस आपसे यही कह रहा था कि आपने जो विषय लिया है उसकी शुरुआत हम लोग के घरों से या आसपास से होके व्यापक रूप से देश, समाज, सब जगह व्याप्त है। तो अब आप कौन से परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, क्या सबके लिए बड़ा उपयोगी रहेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत। कृपया आप शुरू करें। थैंक यू। शुरू करें? जी सर। अच्छा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू प्रिंसिपल प्रोफेसर खरे, माय कलीग, माय फ्रेंड, माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, सब कुछ, प्रोफेसर नितिन मोग जी, रमन जी, एंड ऑल स्टाफ ऑफ द सेक्ट ग्रुप, थैंक्स। और जैसा अभी खरे सर ने कहा कि जो विषय है ये काफी कॉमन भी कह सकते हैं इसको, और कॉन्फ्लिक्ट में बेसिकली अंतर्द्वंद की जब बात आती है उसी को हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं।
हमारा सरल भाषा में बात करने का अंदाज है, पता नहीं आप लोगों को कितना पसंद आएगा। हम तो एज ए स्पीकर बुलाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक जगह एक ही बात कहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, हम सिर्फ चर्चा करने बैठे हैं। और चर्चा में यह हो सकता है कि हमसे ज्यादा लोग इसके बारे में लोग जानते हो, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। Basically, the conflict, the essence of conflict is a disagreement, contradiction, or incompatibility. Does a conflict refer to any situation in which there are incompatible goals, cognition, or emotions within or between individuals or group that lead opposition of antagonistic interaction? So that means कि जो conflict है, यह मानना चाहिए, संघर्ष की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला संघर्ष हमारे स्वयं से होता है। जो हमारा अंतर्द्वंद है, हम स्वयं के बारे में कई बार बहुत सारे विचार, बहुत सारे द्वंद्व हमारे बीच आपस में उलझते हैं। यह भी एक प्रकार का कन्फ्लिक्ट है। जब हम प्रकार पर बात करेंगे कन्फ्लिक्ट्स के, संघर्ष के, तो निश्चित तौर पर इस पर भी बात मैं करने की कोशिश करूंगा। कन्फ्लिक्ट में दो व्यूज हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल व्यू. So the traditional view of the conflict states that it is a process of disagreement between two parties over some important issues that create frictions between them. Another old view about conflict is that it is dangerous for the organization at employee or employer make efforts to accomplish the goal that is not compatible, and in this way they are wasting their time and potential. जो पुराना हमारा इसके बारे में मान्यता है, जो विचार है, जो अवधारणा है ट्रेडिशनल, परंपरागत, वो कन्फ्लिक्ट को बेसिकली कन्फ्लिक्ट तनाव से भी जुड़ा हुआ है। हम इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये जो पुरानी विचारधारा है ये मानती है कि जो संघर्ष है वो संगठन के लिए नुकसानदायक है, और इससे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनमें जब फ्रिक्शंस होता है, डिसएग्रीमेंट होता है दो पार्टीज में, तो ये कन्फ्लिक्ट की श्रेणी में आता है। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंटरैक्शनल व्यू ऑफ कन्फ्लिक्ट, it is considered to be based on the problem rather than on a personalities, which result in the decrease in creativity and problem solving capacity. When a number of different people give their view points or certain issues, then there comes a lot of alternative solutions to the problem that can be quite helpful in the decision making. So in this view, कन्फ्लिक्ट्स की जब हम मॉडर्न इरा में बात करते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट में बात करते हैं, तो यहाँ इसके साथ साथ कुछ और बातें भी जोड़ी गई, जिसमें कि अंतर्द्वंद तो है ही, साथ में हमारी जो पर्सनालिटीज इश्यूज हैं, जो क्रिएटिविटी प्रॉब्लम है, सॉल्विंग कैपेसिटी प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग स्किल में जो कंट्राडिक्टरी बातें हैं, जो पर्सनालिटी स्किल में डिफरेंस ऑफ स्किल है, ये सब भी इसके अंतर्गत शामिल की गई। मैं चाहूंगा कि मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ऑन कर रहा हूं, तो आपको ये चीजें और अच्छे से हम बता, whether it is visible. PPT is visible. जी सर। जी सर, Okay. यस सर, जी। सो जो पुरानी मान्यता और वर्तमान में जो हम मॉडर्न इसकी बात करते हैं, तो इसमें डेफिनेटली हम ये बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग में भी जो ये बात आती है, और एक सबसे बड़ी बात, चाहे स्ट्रेस तनाव की बात करें या कन्फ्लिक्ट की, एक और बात मैं आपसे बताना चाहूंगा। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन शेयर बंद हो गई है क्या? जी सर, जी अभी बंद हो गई। बंद हो गई। ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जी हाँ, आ रही है अभी।
ओके ओके। आ गई। आज तो सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि दोनों में ही हम केवल एक नजर से देखते हैं, संघर्ष की जब हम बात करें या तनाव की बात करें, क्योंकि दोनों बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, और इसलिए इसमें हमेशा हम नकारात्मकता की बात करें ये गलत होगा। देखिए, अंतर्द्वंद की जब बात आती है तो आप देखिए कि हमारे मन में भी अक्सर हम अंतर्द्वंद का सामना करते हैं। किसी कार्य को करने की जब बात आती है तो डेफिनेटली उसमें ये बात होती है कि इस कार्य को किया जाए या नहीं किया जाए। मेरी स्क्रीन शेयर बार बार गायब हो रही है भाई। जी सर, आ गई। वो आ रही है, बार बार गायब हो रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा, वो कंटिन्यू भी दिख रही होंगी स्क्रीन। एक्चुअली फोन को जब हम रोटेट कर रहे हैं ना तो प्रॉब्लम आ रही है। नहीं ठीक है, तो ऐसे में चलने दें, आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो केवल थोड़ा इतनी सा सी बात। हाँ, अच्छा, तो ठीक है। इसमें ये बात निश्चित तौर पर आप समझ लें कि किसी भी स्थिति में दोनों ही चीजें, तनाव या कन्फ्लिक्ट, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट लिए हुए भी होते हैं। हमेशा ही ये नेगेटिव देंगे। एक सेकंड, मैं 1 मिनट केवल ले रहा हूं। हमारा स्क्रीन बार बार ऑफ हो जा रहा है और उसकी वजह, 1 सेकंड रुकिएगा प्लीज। आई एम सॉरी फॉर डिस्टरबेंस फ्रॉम माय साइड। अब टेक्निकल है वो तो सर, सब चीजें। हाँ, ये अब आ रहा है। जी सर। चलिए, थैंक यू एंड सॉरी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब शायद डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा था कि जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमेशा, चाहे कन्फ्लिक्ट है या स्ट्रेस की हम बात करते हैं, इन दोनों स्थितियों में सबसे पहली बात आती है कि हमें ये मानना होगा कि इसमें हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी इसका होता है। क्योंकि जैसे स्ट्रेस है, ये आपको तनाव देकर आपकी पर्सनालिटी को, आपकी परफॉर्मेंस को डैमेज करता है। लेकिन यही टेंशन, यही स्ट्रेस आपके इफिशिएंसी को इम्प्रूव भी करता है, आपके लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं, और मैं बार बार स्ट्रेस की बात इसलिए कर रहा हूं, इस पर आऊंगा मैं निश्चित तौर पर, कि कन्फ्लिक्ट का रिलेशन आपके स्ट्रेस से भी है। और इस स्थिति में जब हम बात करते हैं कि कन्फ्लिक्ट का जो प्रकार है वे 4 प्रकार से मुख्यता है, जिसमें कि एक तो इंटरपर्सनल। सबसे पहली जो हमने बात की कि आपका जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो आपका तनाव है, वह इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल मीन्स आपका स्वयं का स्वयं से। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट occur within an individuals, the experience take place in the person's mind। मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे मन की बात और जो दिमाग है, इन दोनों में हमेशा अंतर्द्वंद चलता है। किसी भी स्थिति में जब हम किसी चीज को, साइकोलॉजिकल डिसीजन लेने की बात आती है, किसी भी बात को आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि इस कार्य को करना है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, अभी इसका समय उपयुक्त नहीं है, लेकिन हम मानते मन की है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं, जो हमारे वैल्यू सिस्टम से जुड़ी हुई है, वो ये है कि हमारी जो मन है, यह हमेशा हमें क्षणिक खुशी देने वाली बातों की ओर अग्रसर करता है। लेकिन जो दिमाग है, जो हमारा आत्मा जब हमको आवाज इंडिकेशन के रूप में देती है,
वो ये हमेशा आपको इशारा करती है कि नहीं, अभी आपको इस चीज को नहीं करना है, ये लॉन्ग टर्म में आपको लॉस देगा। लेकिन व्यक्ति करता क्या है कि वह हमारे अपने मन की बात को प्रमुखता से माने। यदि हम अपने मन को थोड़ा सा उसको रोक देंगे और अगर दिमाग की बात करते हैं तो हम सही डिसीजन ले पाते हैं। तो ये जो अंतर्द्वंद चलता है, अच्छा प्रमुख बात यह है कि अंतर्द्वंद चलता क्यों है? ये अंतर्द्वंद है हमारे वैल्यू सिस्टम के कारण, हमारे इमोशंस के कारण, हमारी पर्सनालिटी के कारण। हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमें परिवार ने सिखाया, जहां से हमने शिक्षा ली है, ये सारे जो पैरामीटर हैं, ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करते हैं। इसके बाद जब बात आती है, तब आती है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल देन इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल में हम दूसरे से हमारा जो संघर्ष होता है, आजकल वर्तमान समय में यह संघर्ष हमेशा, जैसा कि हमने आपको बता रहे हैं कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में वैचारिक मतभेद, उनकी थिंकिंग में, उनके विचारों में, उनके डिसीजन मेकिंग में, इसमें सबसे बड़ा इशू वर्तमान में जो आता है वो एक ईगो प्रॉब्लम भी आती है कि हमारे जो हमारा अपना विचार है, इसका दूसरा व्यक्ति सम्मान कितना कर रहा है, हमारी बात को सुना जा रहा है या नहीं सुना जा रहा है। उसका एक कारण यह भी है कि हम वर्तमान समय में काफी सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। इसलिए जब तक हम अपनी बातों को दूसरे से शेयर करते हैं तो यह मानकर करते हैं कि वह उसको सुनेगा ही, वह उस पर हमको महत्व देगा। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत आता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। Organizational conflict occurs between organizations which are dependent upon each others in some way. This conflict may be between buyer organization and supplier organization about quantity, quality, delivery time of raw material and other policy issues. मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स नेवर केवल एक ही हम ये बात नहीं कहेंगे कि एक संगठन दूसरे संगठन से जब कॉन्फ्लिक्ट, संगठन के अंदर भी कई संगठन होते हैं। जैसे अलग अलग, मान लीजिए ट्रेड यूनियंस के अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में मैं उनको भी शामिल करता हूँ। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं could also be between unions and organizations, हमने लिखा employees, their members, between government agencies, their regular certain organization and the organizations of the affected by them. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडर द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, जो संगठन है उसके अंदर भी यह कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होते हैं, वैचारिक होते हैं, पद को लेकर होते हैं, पोजीशन को लेकर होते हैं, राइट्स को लेकर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर होते हैं, और इसके अपने बहुत सारे कारण हैं। तो इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, organizational. Then there are also two type of conflicts, constructive and destructive. यानी एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक। सकारात्मक जो conflicts हैं, they are very positive way. Basically इसकी जो अप्रोच है उसमें हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, फ्लो करते हैं, दूसरे के तरफ भेजते हैं विचारों को। जबकि जो डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, इट्स बेस्ड अपॉन द इमोशनल इश्यूज, यानी व्यक्ति की भावनाओं के साथ हम प्रेशराइज करते हैं, यानी उसके इमोशंस का, किस व्यक्ति का इमोशंस किस प्रकार के हैं, उसको उस प्रकार का हम दबाव डालकर उससे कार्य कराते हैं, पहली चीज। दूसरी बात कि प्रेजेंट एविडेंस, यानी हम कंस्ट्रक्टिव जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें विथ लॉजिक हम बात करते हैं, उसके प्रूफ होते हैं, उसके एविडेंस होते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स में हमेशा हम आर्गुमेंटेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स में जो सुनने की बात है, यानी हम लिसन है एंड आस्क क्वेश्चंस, हम बात सुनेंगे भी और क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स में दूसरे की बात सुनने की बात नहीं आती है। इस अवधारणा में जो इग्नोरेंस है फॉर द अदर आइडियाज, इंफॉर्मेशन, उसको सुनना पसंद नहीं किया जाता है।
हम अपनी बात को ही मनमाने की बात करते हैं, हम उसी को प्रूफ करते हैं कि नो आई एम राइट। तो इसलिए इसमें जो बात आती है वो इग्नोरेंस की आती है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का एक और बात है कि लुक एट ऑब्टेनिंग एन ऑप्टिमम सोल्यूशन। हम इसमें अधिकतम जो हमारा सोल्यूशन है, हम किस प्रकार से समस्या का समाधान कर सकते हैं। बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें हम अल्टरनेटिव्स निकालते हैं, उनका एवेल्युएशन करते हैं और फिर हम उसमें से बेस्ट चुनते हैं। ये सारी प्रोसेस कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में अपनाई जाती है। जब हम इसकी स्टेजेस स्ट्रेटजीज की बात करेंगे तब इसमें आएगा। तो इसीलिए लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स है इसमें इंफॉर्मेशन को लेना ही नहीं है, रिजेक्शन इंफॉर्मेशन विदाउट फुल अंडरस्टैंडिंग, बिना बात पूरी समझे और हम उसको रिफ्यूज कर देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी प्रकार से एग्रीमेंट मीट विथ कंसेंसस and in the destructive conflict refuse to agree or consent on the idea, यानी हम इसको आइडियाज को रिफ्यूज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, स्वीकार ही नहीं करते। वैसे हमने मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर शुरू में बात कर ली है, फिर भी पॉइंट वाइज हमने फिर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ट्रेडिशनल व्यू कॉन्फ्लिक्ट इज अवॉइडेबल, करंट व्यू कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, देन कॉन्फ्लिक्ट इज कॉज्ड बाय मैनेजमेंट एरर। अगर हम ट्रेडिशनल व्यू की बात करते हैं वहां ये कहा जाता है कि जो प्रबंधन है वह कॉन्फ्लिक्ट कराता है, जबकि करंट में कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस फ्रॉम एनी कॉजेस, हो सकते हैं बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैनी कॉजेस इंक्लूडिंग organizational structure, unavoidable difference in goals and perception and value of specialization personal। इसीलिए जो मॉडर्न कंसेप्ट है कॉन्फ्लिक्ट की ये ज्यादा अब महत्वपूर्ण है। देखिए व्यक्ति अलग अलग विचारों से आता है, अलग अलग परिवार से आता है, अलग अलग उसकी थिंकिंग होती है, अलग अलग वैल्यू सिस्टम है, क्योंकि उसका पूरा बैकग्राउंड अलग है। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी उसमें समानता, दो सगे भाई अगर हैं, दो सगी बहन अगर हैं, तो उनमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और होता ही है, कभी भी समान विचार नहीं होते। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट का पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये समस्या नहीं है, बल्कि इससे हमें काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट पे भी इसको हम देखते हैं। द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट, इसमें ट्रेडिशनल व्यू में कॉन्फ्लिक्ट डिस्टर्ब द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिवेंट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, जबकि कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीब्यूट्स एंड डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इन वेरिंग डिग्रीज। जो मॉडर्न व्यू है, जो करंट व्यू है ट्रेडिशनल के अगेंस्ट में कॉन्फ्लिक्ट का, वो ये बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वे हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं, लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, हमारी वीकनेसेस को पहचान कर उनको दूर करने की कोशिश हम कर सकते हैं। द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट इज टू एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि इसमें द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मैनेज द लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अनुकूलतम हम इसका समाधान निकालते हैं और संगठन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं, ये मॉडर्न व्यू। ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस रिक्वायर द रिमूवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बट इन द मॉडर्न ऑप्टिमल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस रिक्वायर ए मॉडरेट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसको मॉडरेट वे में हम प्रेजेंट करने की बात करते हैं। Some we are discussing about the some causes of the conflict, very interesting, I am given with the percentage, जो कितना परसेंटेज इसमें होता है इन जनरल स्टडी में सामने आया है। नंबर 1 है पर्सनालिटी क्लासेस वायरिंग इगोज। देखिए हमारी पर्सनालिटी जो मास्लो ने नीड ऑफ हिरार्ची थ्योरी दी है उसमें जो टॉप लेवल पर जब बात आ जाती है वहां एक्सट्रीम जो ईगो की बात आती है, एक्सट्रीम डिमांड की बात आती है, वह हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए सबसे बड़ा इशू है। एक स्थिति आती है जहां हम यह सोचते हैं, ईगो तक तो ठीक है, ईगो में व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे दूसरे के पास यह चीज है तो हमारे पास भी होना चाहिए, ये यहाँ ईगो वाली बात है। लेकिन इससे हटके जब एक्सट्रीम पर हम पहुंचते हैं तो डेफिनेटली वहां ये बात आती है कि सिर्फ मेरे पास ये बात होना चाहिए, सिर्फ मुझे पावर होना चाहिए, हमारे पास जिस प्रकार की कार है वह दूसरे किसी के पास सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जब हमारी फीलिंग बढ़ जाती है, इसी प्रकार के पर्सनालिटीज जो क्लासेस होते हैं कि हम अपनी पहचान संगठन में केवल अपने वर्तमान समय में तो ये बहुत ज्यादा स्तर पर है, हम सभी इसको फेस भी करते हैं, जैसा माननीय खरे साहब ने कहा भी था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान रखना चाहता है और बल्कि वह दूसरे को की पहचान, उसका अस्तित्व या उसकी जो डिग्निटी है उसको भी डैमेज करना चाहता है।
दूसरा जो कारण है वो है स्ट्रेस। इस पर अभी मैंने किसी एक संस्थान में दिया था, और स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है, जैसा हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट का। हम बहुत सारे तनावों में रहते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं, कैरियर प्रॉब्लम्स हैं। तो उन सब चीजों के कारण लगातार हम स्ट्रेस में रहते हैं, और उसका कारण ये होता है कॉन्फ्लिक्ट का कि उसके कारण हम कभी भी अपने कार्य पर ध्यान ना देकर अक्सर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, और उसके कारण से भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सामने आते हैं। थर्ड वन इज द हैवी वर्कलोड और इनएडिक्वेट रिसोर्सेज। आपको कार्य करने का तो दे दिया गया, देखिए इसके साथ इनएडिक्वेटेड रिसोर्सेज में हम बात साथ साथ करेंगे राइट्स की भी। अधिकांश संस्थानों में कार्य के लिए पावर तो दे दिए जाते हैं, कार्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी जाती है, लेकिन अधिकार नहीं दिए जाते। कई संस्थानों में मैंने देखा है कि पावर केवल ऑफिस तक सेंटर्ड है। जो हायर लेवल पर लोग हैं, प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं, डीन्स हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उनको पावर ही नहीं है। तो डेफिनेटली ये जब बात आती है कि रिसोर्सेज में मैं केवल फिजिकल रिसोर्सेज को शामिल नहीं करता, मैं उससे एग्री नहीं हूँ। रिसोर्सेज आपको कार्य करने के लिए जो भी चाहिए, उसमें सैद्धांतिक भी चीजें हैं। हैवी वर्कलोड है तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होंगे, क्योंकि आप कार्यों को अपनी परफॉर्मेंस से नहीं कर पाएंगे। परफॉर्मेंस, या हम कहें कि इफेक्टिव परफॉर्मेंस, इफेक्टिव स्किल है क्या? इफेक्टिव स्किल बेसिकली इट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट। जब आप कोई कार्य करते हैं और उससे अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम उसको इफेक्टिव नहीं कहते हैं, लेकिन जब कार्य करते हैं और उससे रिजल्ट प्राप्त होता है तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि इसका प्रयास सफल हुआ। तो ये जब हैवी वर्कलोड होता है तो हम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं, यह भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। पुअर लीडरशिप फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली जैसा लीडरशिप होगी। अब लीडरशिप अफेक्टेड क्यों करता है? क्योंकि जो मैनेजमेंट है, जो लीडिंग पर्सनालिटीज हैं, उनका स्किल, उनका नॉलेज, उनका अनुभव, उनका कंट्रोलिंग कैपेसिटी, चैन स्केल स्केल ऑफ चैन कंट्रोलिंग टेक्निक्स, ये जो अपनाएंगे, डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है वह उससे अफेक्टेड होगा। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज ए सेट ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, दे वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, नॉट फॉर द इंडिविजुअल गोल। तो इसलिए जब वो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर पुअर लीडरशिप है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड ओपननेस, सॉरी, लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड ओपननेस, कार्य करने में ईमानदारी की कमी कॉमन विषय है आज के समय में। मैं कहूंगा 60 से 70% लोग ईमानदारी से कार्य नहीं करते हैं। यहाँ मैं एक बात और चिन्हित करना चाहूंगा। मैं किसी उसमें बात कर रहा था तो किसी ने हमको फीडबैक दिया कि आप सर बुकिश लैंग्वेज नहीं प्रयोग करते हैं, दिल की बात करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे दिल से एक बात आ रही है कि हम अपने कर्तव्यों की ओर बहुत विमुख है। इवन मदर फादर भी बच्चों को पढ़ने भेज दिया, उसके बाद वो कहते हैं कि वो जाने, उनका काम जाने। हम कार्यों में भी हम अपनी सैलरी, हमारी सुख सुविधाएं, हमारे उसके लिए हम कार्य करते हैं, लेकिन संस्था के उद्देश्यों को ध्यान रख के वर्तमान समय में अधिकांश लोग कार्य नहीं करते, और ये एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। पुअर लाइन मैनेजमेंट, लैक ऑफ रोल क्लियरिटी, आपको कार्य दिया गया है, रोल की क्लियरिटी नहीं है कि आपके बेसिकली कार्य हैं क्या, नेचर ऑफ वर्क क्या है, कार्य क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी जब तक ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दी जाएगी डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्योंकि क्लियरिटी नहीं होने से व्यक्ति कंफ्यूज होगा। देन लैक ऑफ क्लियरिटी अबाउट अकाउंटेबिलिटी, इट इज आल्सो क्लैश ऑफ वैल्यूज। जो वैल्यू सिस्टम है वो अलग अलग है। वर्तमान में जो ह्यूमन वैल्यू सिस्टम है ये बहुत डैमेज है, तो इसलिए और बात हम करते हैं बनाने से फिर डिस्टर्ब हो गया। So lack of clarity about accountability, clash of value, फोन आ जा रहा है बार बार, इसको कैसे रोका जाए? Clash of value, poor selection, pairing of terms, taboo topics, एग्जाम्पल ऑफिस अफेयर्स, जो दूसरे इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन,
ये भी कंफ्लिक्ट का एक कारण होता है, पुअर परफॉर्मेंस। हेलो 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 आवाज आ रही है? सर कंटिन्यू, आ रही है आपकी आवाज? ओके, मुझे जी जी। में कुछ डिस्टरबेंस आया मुझे लगा इसलिए। आप, नहीं मुझे लगा शायद आप कॉल पे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो आ रहा कंटिन्यू था सर। किसी का फोन, मैं डिस्कनेक्ट कर दिया, सॉरी। नहीं कंटिन्यू सर, आवाज बहुत क्लियर है। Okay, thank you. Then the bullying, harassment, it is a common problem in the organization, and perceived discrimination. हम ये बात कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम हमेशा ऑफिस में, इसको सीधी बात में अगर कहें कि हम हमेशा आपस में डिस्क्रिमिनेशन करके रखते हैं। हम कुछ व्यक्तियों को बहुत पसंद करते हैं और कुछ को पसंद नहीं करते हैं। जब हम संगठन में कार्य करते हैं, हमारे लिए संस्थागत उद्देश्य, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रमुखता होना चाहिए। यदि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत हितों को रखेंगे तो डेफिनेटली वहां कन्फ्लिक्ट होगा। नाउ स्टेजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट प्रोसेस, बेसिकली इसकी एक कन्फ्लिक्ट्स का एक प्रोसेस सिस्टम है। ये कैसे जनरेट होता है, कैसे क्रिएट होता है, और इसके बाद इसमें किस प्रकार से इसका रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, इस पर मैंने कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो द फर्स्ट स्टेज इज द पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पेटिबिलिटी, जहां से जो कन्फ्लिक्ट है क्रिएट होता है, इसमें हमको बात आती है, फर्स्ट जो स्टेज आती है, स्टेप इन द कन्फ्लिक्ट प्रोसेस is the presence of conditions that create opportunity for conflict to develop these causes or create opportunities for organization conflict to rise. इसमें जो बात है, जहां से इंसिडेंटल कंडीशंस जो क्रिएट करते हैं, जो बूस्ट करते हैं, जो क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटी को कन्फ्लिक्ट की, उसमें फर्स्ट वन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली डिफरेंट वर्ड्स, connotations, jargons, insufficient exchange of information, and noise in the communication channel are all attendant conditions to conflict. कम्युनिकेशन में जब हम किसी बात को करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हम जो दूसरा है, दूसरी पार्टीज है, उसका ध्यान बिना रखे भी कई बार कम्युनिकेशन करते हैं। और इस प्रकार के जो डिफरेंटेड वर्ड्स हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बहुत सारे हैं। कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ते रहे हैं और इसको मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा एक सोर्स है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए। देन द स्ट्रक्चर, so in this context the term structure is used to include variables such as size, the degree of specialization in the task assigned to group members, jurisdictory clarity, members goal, compatibility, leadership style, reward system, etc. So these type of system, this type of structure of the organization create the conflict. लीडरशिप स्टाइल, रिवार्ड सिस्टम, ये स्ट्रक्चर में हम ये सारी चीजें शामिल करते हैं। The size of specialization basically act as source of stimulate conflict, उसको वो बूस्ट करता है और इसलिए ये एक कारण होता है conflict को क्रिएट करना। Then the personal variables, so the certain personality type, for example individuals who are highly authoritarian and dogmatic lead to potential conflict. Another reason for the conflict is the difference in value system. हमारे जो पर्सनल वैल्यू सिस्टम है, पहले भी इस पर बात की, जो पर्सनल वेरिएबल्स हैं, व्यक्तिगत जो कारण है, वे भी इसको क्रिएट करते हैं और इसलिए इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएशन का यहाँ से ये पॉइंट्स इसको फोर्स करते हैं। Then the second stage is the cognition and personalization. So conflict must be perceived by the parties, to it whether or not the conflict exists is perception issues, the second stage of the conflict process. If no one is aware of a conflict, then it is generally agreed that no conflict exists. Because conflict is perceived does not mean that is personalized. अगर ए और बी में कोई conflict हो रहा है, बहुत सिंपल सा उदाहरण है, हमारे आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है,
लेकिन हम उसको मान नहीं रहे, हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हम शो नहीं कर रहे हैं। तो जो परसीव्ड एंड फेल्ट कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कॉग्निशन इसमें आते हैं, स्वीकार्यता की जब बात आती है, ये इसकी सेकंड स्टेज होती है। देन इंटेंशंस, हमारी भावना, हमारा सोचते हम क्या, हमारा इंटेंशन क्या है। तो इसलिए इसमें कन्फ्लिक्ट्स में जो प्रोसेस में थर्ड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द इंटेंशंस आर डिसीजंस टू एक्ट इन ए गिवन वे। इंटेंशंस intervenes between pupils perceptions and emotions and their overall behavior. The using two dimensions, cooperativeness, the degree of which one party attempts to satisfy the other party's concern, and assertiveness, the degree to which one party attempts to satisfy his or her concern. So here is the basic, the motive is the intention. Then हम इसको जो हमने इसमें बताने की कोशिश, इंटेंशंस में जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं को हम एक और चीज में ले रहे हैं, जिनको मैं आगे एक्सप्लेन अलग से मैं बात ना करना पड़े आपसे और कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इनको यहीं पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस हैं, ये बेसिकली यहीं पर ये टेक्निक भी यूज होती है। कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस जो हमने आपके सामने है, competing, collaborating, compromising, avoiding, accommodating, these are also techniques for the conflict handling. इसमें हम conflicts को कैसे handle किया जाए, इन techniques की बात भी हम करते हैं. So first one is the collaborating, competing. So basically the competing issues are in the conflict handling process. We get a conflict when the person opposite to us has a different mindset. It is very common in the workplace to get into difference of opinion. Sometimes there is a conflict between two or more employees. Sometimes employees have a conflict with their managers and so on. Now the question is, how can we manage disagreement in way that build personal and college real relationship? हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं और कैसे हम इसकी बात कर सकते हैं कि किसी चीज को हैंडल कैसे किया जाए और पर्सनल रिलेशंस को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें। तो पहली जो बात आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोलैबोरेटिंग, तो दिस टेक्निक्स फॉलोज द रूल आई विन यू विन, win-win technique. Basically this is the win-win technique. So collaborating means working together by integrating ideas set out by multiple pupil. So the pupil, basically the objective here is to find a creative solution acceptable to everyone. एक ऐसा समाधान निकालना कि जिसमें प्रत्येक स्थिति में हम स्थिति को नियंत्रण में रखें और विन विन, यानी मेरी भी जीत आपकी भी जीत। इस टेक्निक के आधार पर हम कई बार अपने कंप्रोमाइज करते हैं, कोलैबोरेटिंग टेक्निक्स में ये शामिल करते हैं। लेकिन दिस टेक्निक्स इज यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर देयर इज ए हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट, वी डोंट वांट टू टेक कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी एंड वी वांट टू अदर टू आल्सो हैव ओनरशिप ऑफ सॉल्यूशंस। जब ये स्थितियां होंगी तभी इस टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है। Then the compromising, that this techniques follows the rules you bend I bend. First था I win you win, but this techniques rule is you bend I bend. Compromising means adjusting with each other's opinions and idea and thinking of a solutions where some points of both the parties can be entered. Is similarly both the parties need to give up on some of their ideas and should agree with the others. हम ऐसी चीज करते हैं जिसको बहुत सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, सरल भाषा में कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा आप करिए, you bend I bend. So that is the compromising techniques. यहाँ पर भी ये बात बताना इंपॉर्टेंट है कि यह किस सिचुएशन में इस टेक्निक का यूज किया जा सकता है जो सक्सेसफुल होगा। अगर आप किसी और सिचुएशन में यूज करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सो द when the pupils of equal level are equally committed to goals, and second is the
time can be saved by reaching intermediate settlement on individual parts of complex matters, or goals are moderately important. जब लक्ष्य ही बहुत महत्वपूर्ण हो या जब इक्वल लेवल पर बात आती है कमिटमेंट की, तब ऐसी स्थिति में ये जो बात है ये यहाँ करता है. Accommodating, these techniques follow the rule I lost you win. देखिए accommodating जो है उस टेक्निक में हम I lost you win मतलब हमारा हम छोड़ देते हैं आप जीत जाइए. ये एक बहुत सैक्रिफाइंग, इसको हम सैक्रिफाइंग टेक्निक भी कह सकते हैं. So in this technique, when this technique we use, we can use, and issues is not that important to us as it is to the other person. हमारे लिए जब मुद्दा महत्वपूर्ण ना हो, व्यक्ति का महत्व हो. एक, we realize we are wrong, जब हम ये मान लेते हैं कि नहीं मैं कहीं गलत था या गलत थी, तो इस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है या इस टेक्निक का प्रयोग सफल हो सकता है. We are willing to let other learn by mistake. We know we cannot win, जब हम ये भी सोच लेते हैं कि हम किसी भी हाल में जीत नहीं सकते, हमें हमारी कमजोरी पता चल जाती है. तो इन सब स्थितियों में या हार्मनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जब बहुत ज्यादा स्थिति में हार्मनी की हम बात कर रहे हो वहां पर उसकी ज्यादा वैल्यू हो. व्हाट इज द पार्टीज हैव इन कॉमन इज ए गुड डील मोर इंपॉर्टेंट देन देयर डिफरेंस. जब इसकी हम बात करें तो ये जो टेक्निक है, ये कॉम्पिटिंग की बात हम शायद करना भूल गए. कॉम्पिटिंग जो टेक्निक है वो कंपटीशन की बात है, यानी आई विन यू लॉस, जस्ट अपोजिट, यानी हम जीतेंगे आप हारेंगे. ऐसी स्थिति की जो टेक्निक है, दिस टेक्निक्स कैन बी यूज्ड व्हेन वी नो यू आर राइट, माने आप स्वयं अपने आप को सही, उसके आपके पास लॉजिक है, उसके प्रूफ है. टाइम इज शॉर्ट एंड क्विक डिसीजन इज टू मेड. ए स्ट्रांग पर्सनालिटी is trying to steamroll us and we don't want to be taken advantages, and we need to stand up for our rights. जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों, तो इस टेक्निक्स में जब कोई बात आती है, फॉर एग्जाम्पल when in a debate the party with more facts win, तो ये जो चीज है ये इसमें आती है. I think competing, collaborating, compromising, accommodating. Okay, avoiding technique follow the rule actually no winner no loser. कोई जीतना नहीं, कोई हारने की बात नहीं है. So avoiding means the idea suggested by the both the parties are rejected and a third person is involved who take a decision without favoring any of the parties. So this is the avoiding. These techniques can be used when the conflict is small and relationship are at stake. We are counting to 10 to cool off, or more important issue are processing and we feel we don't have time to deal with this particular one, or we have no power and we see no chance of getting our concern met, or we are too emotionally involved and other around us can solve the conflict more successfully. ये सारी जो स्थितियां हैं इसमें अवॉइडिंग टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है. मान लीजिए दो किसी व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है, तो उसको सुलझाने के लिए तीसरे को बुला लिया जाए और तीसरा जो डिसीजन दे, ठीक है, सिंपल भाषा में राहुल और मान लीजिए रोहित लड़ रहे हैं, तो मदर आके उनकी दोनों को ही पनिशमेंट दे देती है. बड़ा सीधा सा, हम दोनों कोई डिसीजन नहीं लेंगे, कौन हारा कौन जीता, तीसरे ने आके डिसीजन जो दे दिया वो स्वीकार है. तो इस प्रकार की जो बात आती है ये इसमें आती है. So these are the third stage of the conflict process. Now the fourth stage is the behavior. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस सब का जो रिजल्ट आएगा वो व्यक्ति का बिहेवियर पर प्रेजेंट होता है. पार्टीज बिहेवियर, अदर रिएक्शन, यानी आपका दिस स्टेज जो इन दिस स्टेज where the conflict become visible, यानी अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखने लगता है, आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखेगा. किस रूप में? आपके बिहेवियर के रूप में. अच्छा, बिहेवियर जो है व्यक्ति का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब कोई व्यक्ति फोर्स करता है सच टाइप ऑफ बिहेवियर के लिए, तो आपके पर्सनल इश्यूज हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं और फिर बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट होके बाहर दिखता है. So the behavior stage include the statement, action and reaction
made by the conflicting parties. जो conflicting parties हैं उनके प्रति आपका स्टेटमेंट या तो या एक्शन या रिएक्शन जो है वो दिखना ही ये बिहेवियर के उसमें आता है. और these conflict behavior are usually overt attempt to implement each party's intentions. उस व्यक्ति का क्या इंटेंशन है ये उसमें प्रत्यक्ष सामने दिखता है. और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है आउटकम. सो आउटकम में भी increase group performance or decrease group performance, because the action reaction interplay between the conflicting parties result the consequences. So these outcome may be functionally in the conflict result in the improvement in the group of performance, or dysfunctional in that in hinders group performance. In this, the conflict is constructive when it improves the quality of decision, that stimulate creativity and innovations, encourage interest and curiosity among group members, to provide the medium through which problem can be erased and tensions released and foster an environment of self-evaluation and change. दोनों स्थितियों में देखिए, जब जो इंटेंशन है बिहेवियर का वह अगर आपका पॉजिटिव है, आपने जो बीच में टेक्निक्स उपयोग किए हैं वे अगर सकारात्मक रही हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड रहे हैं, सो दैट विल बी इंक्रीज ग्रुप परफॉर्मेंस. वह आपके ग्रुप का, आपके संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा. यदि वो टेक्निक्स आपकी सक्सेस नहीं हुई है और रिजल्ट नेगेटिव आया है तो जो बिहेवियर दिखेगा वह बिहेवियर डिक्रीज द ग्रुप परफॉर्मेंस, वो आपके परफॉर्मेंस के ग्रुप को डिक्रीज करेगा. चलिए, ये हमने प्रोसेस की बात की. अब मैं बात करना चाहूंगा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की. रिजोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली आई एम डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. सो व्हाट इज मैनेजमेंट? बेसिकली प्रबंधन क्या है? हम लोग सभी पढ़ते हैं, सभी विद्वज्जन साथ में जुड़े हुए हैं. मैं नहीं समझता कि मैं ही इसके लिए इंपॉर्टेंट हूं, बट प्रबंधन है हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन. क्यों? ताकि we can achieve the our target, our goal. हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके सक्सेसफुली, इसके लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ये प्रबंधन है. अब कॉन्फ्लिक्ट में उपलब्ध संसाधन क्या है? उपलब्ध संसाधन दीज वेरिएबल्स जिनके हमने डिस्कशन किया, वो सारे वेरिएबल्स को मैनेज करना, यानी जो संघर्ष है उसको कम करना ही प्रबंधन है. उसको किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, उसका रिजोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, यही हमारे सक्सेस रेशियो का, हमारे उसका टेक्निक का कारण बनता है. कि हमारा जो प्रबंधन है वो कितना सक्सेसफुल है, ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस पर. रिजोल्यूशन का रिजोल्यूशंस इन्वॉल्व द रिडक्शन, एलिमिनेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म एंड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. Basically, the conflict resolution refer to putting an end to the conflict. It is means of finding a solution to disagreement, argument and opposition. जो भी argument है, जो भी opposition है, उसके कारणों का पता लगाना और उनको दूर करना. So the conflict resolution is a process of managing conflict and negotiation a solution. Basically, दोनों पक्षकारों को समझना और उसके आधार पर करना. जो प्रोसेस है रिजोल्यूशन की, ये ज्यादा समझने में हम नहीं समय आप लोगों का भी लेंगे. बेसिकली इट इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सेम है. क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम, जैसे हम डिसीजन मेकिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम की बात करते हैं, इन दिस वी क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम, बेसिक समस्या है कहाँ. देन जनरेट पॉसिबल सॉल्यूशंस. हम डिसीजन मेकिंग में भी वी क्रिएट, वी सर्च द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, सारे विकल्पों की खोज करना. फिर उन विकल्पों का एक और पॉइंट यहाँ आना चाहिए जो शायद मुझसे भी मिस हो गया, एवेल्युएशन एंड एनालिसिस ऑफ द ईच अल्टरनेटिव्स सॉल्यूशंस. जो विभिन्न विकल्प हैं, जो विभिन्न सॉल्यूशन हो सकते हैं समस्या समाधान के, उनका भी मूल्यांकन, वो कितने कारगर हो सकते हैं, वो हमारे संस्था के, हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए क्या वो बेस्ट होंगे, सुटेबल होंगे. तो उनके एवेल्युएशन और एनालिसिस के बाद ही we decide the best solution. Then the plan implementation of the solution and the plan evaluation of the solution.
इसके बाद हम उसका evaluation करते हैं कि किस प्रकार से हमको चीजों को सॉल्व करना है और रिजल्ट किस प्रकार से देना है, और ये इसके फाइनल्स में परफॉर्मेंस एवेल्युएशन बाद में हमारा जो प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया है उसका रेट ऑफ सक्सेस क्या है, इसका एवेल्युएशन करके फिर इसके हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। मैं जब भी ये एवेल्युएशन प्रोसेस की बात करता हूँ, मैं हर उस जिससे भी बात करता हूँ मैं इस चीज को जरूर बताना चाहता हूँ कि फीडबैक सिस्टम में या एवेल्युएशन सिस्टम में पॉजिटिव एस्पेक्ट ही हमेशा शामिल नहीं होता, या सॉरी नेगेटिव एस्पेक्ट ही हमेशा शामिल नहीं होता। यदि रिजल्ट आपका 100% पॉजिटिव है तब भी एवेल्युएशन की कंटिन्यूस चेकिंग की और फीडबैकिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है फॉर द मेंटेनिंग द गेटिंग ऑब्जेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेशन। आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही परफॉर्मेंस एवेल्युएशन या रिजल्ट एवेल्युएशन जरूरी होता है। नाउ कुछ कॉमन बातें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गाइडलाइन होना चाहिए जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में? तो द फर्स्ट वन इज द डिफाइन द प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा बिकॉज द टाइम आई थिंक, अच्छा अभी टाइम है 1:30 हो रहा है सर। जी, ठीक है, अभी टाइम है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। कितना समय और दे सकते हैं? 10 मिनट 15 मिनट नहीं दे सकते हैं सर, आप लीजिए, टेक योर टाइम। नो, मैं कोशिश कर रहा हूँ 5-7 मिनट में एंड करने। So the first one is the define the problem in term of interest of the parties। देखिए, समस्या का परिभाषा करना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Incorporate the interest identified into the problem in said statement that the problem in why that does not communicate blame or judgment, then test out the problem statement and gain acceptance, then take the necessary time। ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। जब तक समस्या, डॉक्टर भी, इलाज कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता किसी भी डॉक्टर का यदि वो सही डायग्नोस नहीं कर पाया। सो दिस इज द डायग्नोसिस सिस्टम, यहाँ पर हम समस्या को पहचानते हैं। इसीलिए हमने इसको गाइडलाइन का नाम दिया है कि ये यदि हम पालन कर तभी हमारी प्रोसेस, तभी हमारी टेक्निक सक्सेसफुल होती है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। देन आइडेंटिफाई ऑप्शंस पॉसिबल फॉर द सोल्यूशन। इसमें आस्क द पार्टी टू सजेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, treat the disputing parties ideas and respect, discourage evaluation until a number of possible options have been proposed, separate eventing from deciding। जो पार्टीज होती हैं उनसे भी हमें सोल्यूशन पूछना है, उनसे भी हमको क्या उनके विचार हैं, क्या उनका, उसको रिस्पेक्ट करके जब हम बात करेंगे तभी बेस्ट सोल्यूशन की बात आ सकती है। देन एवेल्युएट ऑप्शन फॉर सोल्यूशन। इसमें भी जो सावधानी रखने की बात है, डिस्कार्ड option that any party perceives impossible, combine similar option, promote the option, be open to new option to make sure the satisfy all party needs। ये जो चीजें हैं ये आपके इसमें होना आवश्यक है, तभी चीज आती है। देन डिसाइड वन एंड एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, डू नॉट पुश और इम्पोज सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ डिसीजन अपीयर क्लोज, स्टेट दिस सो दैट द पार्टीज अंडरस्टैंड इट। डेवलप प्लान, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, एक्शन प्लान, डिसाइड स्पेसिफिक हु डज दैट एंड व्हाई व्हेन। देन द डेवलप प्रोसेस फॉर evaluating effectively, decide specifically who does that, the evaluate implementation of plan and why। देखिए, evaluation part भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन व्यक्ति करेगा, कैसे करेगा, उसकी टेक्निक क्या होगी, कहीं वो बाइज्ड तो नहीं है किसी पार्टीज के प्रति, ये सारी चीजें भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। देन द एक्सप्लोर फीलिंग एंड रिएक्शंस ऑफ द प्रोसेस, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आल्सो वी मेंशन, बट आई थिंक it is enough। always invite the disputing party to the problem solving method, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने कमरे के बाहर पहले लिख के रखा करता था, सिर्फ समस्या नहीं समाधान भी लाएं। ये यदि हमने सूत्र अपनाया है, जो व्यक्ति समस्या क्रिएट करता है उससे पूछिए कि भाई आप क्या समाधान चाहते हैं, तो आपके पास विकल्प आएंगे। तो इसलिए पार्टी नीड टू चूज द प्रोसेसिंग द वेल यूज, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन वन सेंटेंस टू द पार्टीज टू दे नो what will happen, ask permission to take notes and use newsprint so all can see the development of the process। then the maintain report at all time, उसका reporting होना बहुत compulsory। then
reflective listening to help the disputing parties get their interest stated and meet. बहुत important. Write down every solution suggestions in brainstorming. Be open to unusual solutions. Do not settle for a solution that doesn't meet at least some of the interest of all parties. Then respond to your own emotional reactions during the process and be sensitive to the other involved. And the last one is the be congressed and express respect and empathy. सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब दूसरे की भावना का आप सम्मान करेंगे, दूसरे की बात को आप समझेंगे और उसका उसको आप सम्मान देंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूं कन्फ्लिक्ट का समाधान केवल एक है। मैं सरल अपनी भाषा में शुद्ध रूप में बात करना चाह रहा हूं आप सभी से कि तनाव और संघर्ष दोनों ही दूर हो सकते हैं जब आप स्वयं से हटके दूसरे के बारे में सोचते हैं। आप सिर्फ दूसरे का सोचिए ना, एक बार सोच के तो देखिए। आप जब दूसरे को सम्मान देना शुरू कर देते हैं, अपनी तकलीफ, अक्सर ये होता है आप देखिएगा घर में या बाहर भी, आपको अगर पैर में तकलीफ है, अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है और आप किसी भी व्यक्ति से आप जब कहते हैं हमको ये तकलीफ हो रही है और दूसरा अगर उसी समय आपसे कह देता है कि हाँ मुझे भी ये तकलीफ हो रही है, आपको बेहद बुरा लगता है। संघर्ष यहीं से शुरू होता है। यदि हम एक सेकंड के लिए अपनी तकलीफ को भूलकर दूसरे की बात सुन लें, दूसरे की तकलीफ सुन लें और फिर धीरे से बता दें नहीं यार मुझे भी 2 दिन से ये प्रॉब्लम है, निश्चित तौर पर रिस्पेक्ट बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। थैंक्स टू ऑल। और संघर्ष और तनाव दोनों के लिए मेरा एक 2 लाइन का पॉइंट हमेशा रहता है कि ऐसे मत बनो कि तुमसे बिल्कुल दुखी हो जाए, व्यवहार तुम्हारा किसी की आंख भर लाए। हर कोई चाहता है इस जहां में प्यार और इज्जत, पारस बनो कि तुमसे मिल हर कोई सोना हो जाए। मैं धन्यवाद देता क्या हूं बात है सर। मुझे आमंत्रित करने के लिए, सेक्ट ग्रुप को, मोघे जी को स्पेशली, आदरणीय प्राचार्य महोदय को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड रियली वी गॉट मोर देन एक्सपेक्टेशंस। जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा हमें मिला है और जितने भी हमारे साथी गढ़े जो इसमें जिन्होंने अटेंड किया और बहुत अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया है। जैसे अब जो मैं आपने नहीं थ्योरी जानता ये बताई तो है, रिजल्ट। आपने विन विन थ्योरी बताई है, बैंड बैंड थ्योरी बताई है, लॉस विन की जो थ्योरी बताई है, सेक्रीफाइस की थ्योरी बताई है। ऑब्वियसली मतलब ऐसा लग रहा था हम घर घर की कहानियां, ऑर्गेनाइजेशंस की जो कहानी होती वही कहानी हम सुन रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस भी आपने इतने अच्छे तरीके से दिए। तो रियली मतलब ये 1 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं लगा हमें और आपने समय निकाला संस्था के लिए, हम सबके लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं टाइम मैनेजमेंट की क्वेश्चन कोशिश करता हूं, चूंकि मैनेजमेंट जी का जी प्रोफेसर हूं तो 1 घंटे मैं कोशिश करता हूं बात को समाप्त करने की। इसलिए भी जी बहुत जी सारी बातें डिटेल में और जो हो सकती थी उन पर हम्म। नहीं अपना कर पाया हूं, बट ठीक है। मुझे तो ठीक लगा आप लोगों से बात करके। बाकी सब नहीं नहीं आप नहीं और नहीं, आपके। बहुत बहुत नई चीजें सीखने को मिली है और कहीं ना कहीं इसको यूज करेंगे आगे। कुछ क्वेश्चंस है सर हमारे पास में, तो अगर आप कहें तो मैं डायरेक्टली इसको कलेक्ट कर सकते हैं क्या? रमन सर आप कनेक्ट कर सकते हैं क्या? आप भी प्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा भी हो। है ना? जैसे मेरा ही एक क्वेश्चन जैसे आप इसमें भी बता आ रहा है, दीजिए। आपने बोला सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो जी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए? कई बार होता है कि लोग सर बताते क्या नहीं है, है, हिडन रखते हैं देखिए बहुत सारी चीजें। नितिन जी, जी हम एक बात कहेंगे जो शायद बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है। वो ये जी है कि अगर हम संस्था में हैं, हम्म, अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमें समर्पित संस्था के लिए होना पड़ेगा। और जब हम संस्था के लिए समर्पित होंगे तो हम्म, हमें यह इशू नहीं होना चाहिए कि कम्युनिकेशन हम क्यों करें। हम्म, मैं आपसे कहूंगा तो शायद आप मैं घर 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 की कहानी की बात बार बार आ रही है, आपने भी कहा। और उसमें जी जी हमारा अगर श्रीमती से हमारा कन्फ्लिक्ट है तो हम इसकी उम्मीद क्यों करें कि वही कम्युनिकेट करें या वही बात करें। हम भी पहल कर हम्म, सकते हैं बात करने की। संस्था में आपने हम्म, बात की तो संस्था में जिस व्यक्ति से कम्युनिकेशन गैप के कारण डिस्टर्बेंस है, टेंशन हम्म, है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, हम्म, हम हम्म, अगर संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम संस्था में काम कर रहे हैं। देखिए पहले आपको ये जी तय करना होगा कि हम काम कर क्यों रहे हैं। क्या आपने सिर्फ जी स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए, यानी व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए? प्रबंधन हम्म, इसकी अनुमति नहीं देता। प्रबंधन का हम्म, मतलब है, मैं थिंकर्स की बात कर रहा हूँ। जी प्रबंधन जी मतलब किसी संस्था के प्रबंधन की बात नहीं कर रहा।
प्रबंध का सिद्धांत ये कहता है कि यदि आप संस्था में काम कर रहे हैं तो संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करना है। तो जब जी। संस्था के उद्देश्य आपके ध्यान में होंगे तो आपके इश्यूज, आपका ईगो, आपका जो बिहेवियर में कहीं पॉइंट्स है वे आपको रोकेंगे नहीं बात करने के लिए। एक तरीका और हो सकता है, कई बार हम दूसरे को इनडायरेक्ट वे में एनकरेज कर सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं कि दूसरा आके जी। आपसे बात कर ले। तो जब तक जी। कम्युनिकेशन गैप रहेगा डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। तो जी। मेरा ये सजेशन है कि जब कम्युनिकेशन अगर गैप हो तो हमें भी प्रयास, अक्सर होता ये है कि 80-90% केसेस में हम ये सोचते, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है, हम ही क्यों बात करें। ये जो अहम का भाव आता है, जो ये इश्यू आता है, ये डेफिनेटली कम्युनिकेशन गैप को और बढ़ाता है। और जब कम्युनिकेशन बढ़ता है, आप देखिएगा किसी व्यक्ति को आप बहुत चाहते, बहुत प्यार करते हैं, घर का जी। हो, बाहर का हो, संस्था का हो, और अगर वो एक दिन गुस्से आपसे हो जाता है तो उस दिन आपका जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वे सॉफ्ट रहते हैं। और जब वो गैप बढ़ता जाता है, जब 10 दिन, 15 दिन, 1 माह हो जाते हैं, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है, अच्छा ठीक है यार, अब इसको मतलब ही नहीं है, जाने दो, इसको कट कर देते हैं। एक अकेले वही थोड़ी है जिंदगी में। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रक्शन की बात आ जाती है, जो सॉफ्टनेस की बात थी वो खत्म हो जाती है। तो कम्युनिकेशन, एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें आपकी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, जोड़ना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन गैप लंबा नहीं होना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी। सर एक क्वेश्चन था, ये दीपक मिश्रा जी का है, ये एक बैंकिंग फर्म में लीगल एडवाइजर है। जी बॉस के साथ ही अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, या तो यस बॉस और नो बॉस के ऊपर ही चलते रहे पूरा, लेकिन कई जी बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि बॉस भी रॉन्ग है और हमें उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। तो क्या ये सही है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के सही तो फेवर में है कि नहीं है। नहीं? एक्चुअली बॉस को भी समझना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाह रहे। देखिए, अगर हम सच बात करेंगे तो दोनों पार्टीज को ही लिसनिंग कैपेसिटी इंप्रूव करना पड़ेगी, हम्म। दूसरे की बात को सुनना। एक्चुअली बॉसिज्म भी कई बार कन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है कि बॉस अक्सर ये सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। हम्म। अब यहाँ ये बात है, देखिए प्राइवेट सेक्टर में खासतौर से, इवन गवर्नमेंट में भी आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते। आपने अपनी बात रखने की कोशिश की, वो कहेंगे कल से मत आइए। ये एक बहुत जी। बड़ा इशू है, कॉमन इशू है। अब यहाँ तरीका क्या हो सकता है? तरीका ये हो सकता है कि कई बार आप देखिएगा, मैं किसी संस्था में था पहले, वहां के चीफ कहा करते थे कि केवल पूरी संस्था में एक डॉक्टर पवन मिश्रा है जो मुझसे कभी आर्गुमेंट नहीं करते। और अक्सर ऐसा हुआ है कि कई बार नहीं बल्कि 90% केसेस में मैं गलत नहीं होता था, मेरा फॉल्ट नहीं होता था, लेकिन मैं पब्लिकली आर्गुमेंट उनसे नहीं करता था। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो जो जिन सज्जन का क्वेश्चन है वो मेरे से सहमत ना हो, मैं झुकने की बात नहीं कर रहा, लेकिन तरीका, सिचुएशन, बिहेवियर ऑफ द अपोजिट पार्टी और जो करंट कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रख के हमें ही निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा कि आप अगर उस समय उनको आर्गुमेंट नहीं करें, अपनी बात ना रखें, लेकिन बाद में किसी तरीके से कोई दूसरा काम निकाल के जाएं और किसी बहाने से किसी और अदर वे में आप अपनी बात धीरे से उन तक पहुंचा देते हैं, पोलाइटली वे में। सर मैं अभी भी ये तरीका अपनाता हूँ। मैं तो जो प्रत्यक्ष करता हूँ वो आपके सामने रख रहा हूँ। इट मे जी। बी जी। रॉन्ग, इट मे बी जी। राइट। प्रैक्टिकल जो मैं अपनाता हूँ, मेरे भी जी। बॉस हैं, माननीय कुलपति महोदय से मैं तो बहुत सारी, अब इतना बड़ी हस्ती है, उनके सामने तो डेकोरम भी गवर्नर हाउस से लगा हुआ रहता है और उसको जी। फॉलो करना रहता है। और मैं कई बार डांट खा लेता हूँ, लेकिन उसके बाद जब बात हम उनको उन तक पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि सर को भी लगता है कि यस, डॉक्टर पवन मिश्रा इज राइट, वाज राइट। तो ये आपको अपना तरीका, मैनेजमेंट तरीके से पोलाइटली निकालना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि अपनी बात तुरंत आप करें, उसके बाद किसी और मौके पर, किसी और तरीके से, किसी और संदर्भ में उन तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिस पर बहुत लंबी बात की जा सकती है और उनको हमें स्वयं ही दूर करना होगा, वहां की परिस्थिति और उस पर्टिकुलर, क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर अलग है, तो उस जी। व्यक्ति के नेचर को आपको पहचानना पड़ेगा कि उसको बाद में हम किस तरह से बात को पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। खरे सर, आप कुछ खरे सर? मेरे जी मेरे आंसर से आप नहीं, लोग सेटिस्फाइड तो हो रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ ये हाँ हाँ, मैनेजमेंट के सारे तरीके जो बिल्कुल हम सीख रहे सेटिस्फाइड हैं हो आपसे। रहे हैं।
और आपने जो अभी आखिर में इसको कंक्लूड किया, उसमें आपने सारी बातों को का निचोड़ रख दिया। दूसरों की भावना को समझना, दूसरों जी। के मंतव्य को समझना, और कहीं कोई डिले हो रहा है, कम्युनिकेशन में डिले है या उससे कोई स्थिति बिगड़ रही है, तो स्वयं इनिशिएट कर ले। ये उसका खरे दो तीन साहब चार एक, चीजें हैं। मैं क्षमा चाह रहा हूँ जी बीच जी में बोलने को। वो बात आपसे जी चर्चा करने में मुझे अभी अभी एक बात और पॉइंट समझ में आया। मैंने किसी जी जी बहुत बड़े थिंकर से और बहुत बड़े धार्मिक किसी उसमें किसी बड़े संत महात्मा से भी सुना, और किसी साइंटिस्ट ने भी कहा है कि ऐसा क्यों करने की मैं बात कर रहा हूं कि आप प्रयास करिए। इसलिए क्योंकि किसी ने कहा है कि आप परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप वातावरण को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो जी आपके हाथ में केवल यह है कि आप स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आत्म जी केंद्रित उपायों की बात ज्यादातर करता हूं कि हमें स्वयं जी। ही अपने उपाय निकालना हो। जी प्लीज प्लीज कैरी ऑन, सॉरी बीच हाँ में इंटरप्ट बस किया। बस, नहीं नहीं, मैं बस यही कह रहा था, तो इससे पूरा बढ़िया समापन हुआ, सारी चीज का निचोड़ आया। ऐसा ही सब लोग भी प्रयास करेंगे तो सबका कार्यस्थल बिल्कुल पॉजिटिवली चलेगा, काम अच्छे से चलेगा। और अभी कोई सवाल नहीं है तो मैं सर का आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए नितिन सर, थैंक कोई सवाल तो नहीं है किसी का? नहीं सर, अभी सवाल तो नहीं है ना? हाँ, तो क्या समापन करें, समापन जी सर। है ना? जी जी। तो हाँ, तो पवन सर, मैं वही संस्थाओं की तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से, आईसेट ग्रुप की तरफ से और सेट कॉलेज की तरफ से, और हमारे जितने भी आज के लिसनर्स हैं, इन सब की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। और आगे ऐसे ही किन्हीं मौक़ों पे जुड़े रहने की अपेक्षा करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद रमन यू। जी, आपका आप सभी धन्यवाद। को पुनः आभार, थैंक यू। आप सबने मुझे बुलाया, सुना, थैंक यू। सर व्यक्तिगत तौर पर आपका बहुत बहुत आभार, समय निकाला। अरे मुझे पता है कितना समय आपका भी टफ चल रहा नहीं है, नहीं कल नहीं, रात को आप अरे नहीं हॉस्पिटल भाई, के चक्कर अच्छा काट लगा। रहे थे, उसके नहीं बावजूद नहीं, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत पर्पस पूरा धन्यवाद, और होना बहुत चाहिए, कुछ मुझे इसमें सीखने को खुशी मिला होगी। सर। जी और खरे सर का धन्यवाद करूंगा, सर ने मौका दिया, हमने एक नई शुरुआत करी है इस तरीके से, और इसको हम निरंतर आगे बनाए रखेंगे, सर के साथ जुड़ेंगे आगे और दूसरे विषयों पर हम बात करेंगे। रमन सर का धन्यवाद टेक्निकल सपोर्ट के लिए। थैंक यू। 2 दिन 3 दिन से हम सर को भी परेशान कर रहे हैं, रमन सर को, और बाकी सब जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स रहे हमारे साथ में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एचओडीज जो हमारे साथ में, हमारी फैकल्टी मेंबर्स, और आरएनटीयू से भी कुछ फैकल्टीज हैं साथ में जुड़ी हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। रमन सर धन्यवाद आपका, अरे सर। आपने रिकॉर्डिंग करी, थैंक यू, अच्छा थैंक्स। लगा, जी बढ़िया जी लगा, है ना? चलो अच्छा रहा, बस अब इस तरीके से आपको बार बार तकलीफ देते रहेंगे रमन सर। अब आपने उंगली पकड़ा दी, बिल्कुल हम हाथ बिल्कुल। पकड़ेंगे। आपने उंगली पकड़ाई, हम हाथ पकड़ेंगे। बिल्कुल है ना? सर। ओके, थैंक यू, जी चलिए सर, थैंक खरे सर धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक यू। यू। ओके।